गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल KVM स्टडी ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए चर्चा करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल का। मेटल और नॉन मेटल को समझने से पहले थोड़ा हम पीछे चलते हैं, क्लास 9 की बात करते हैं और बात करते हैं मेटल के बारे में। हम लोग मेटल को पढ़ के आए हैं कि मेटल क्या होता है। मेटल दो प्रकार का हुआ था, एक हुआ था प्योर, दूसरा हुआ था इम्प्योर। प्योर मेटर और इम्प्योर मेटर। इम्प्योर मेटर में आता था मिक्सचर, जिसमें हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर को पढ़ के आ चुके हैं। फिर प्योर में पढ़े थे एलिमेंट के बारे में कि एलिमेंट क्या हुआ था, कंपाउंड क्या हुआ था। फिर एलिमेंट को जब फर्दर डिवाइड किए तो उसमें आता है मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जिसको जब हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं तो उसमें मेटल निकल के आता है, नॉन मेटल निकल के आता है और मेटेलॉइड। ये एलिमेंट की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को लेके डिवाइड किया गया है कि कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज देखे गए जिसका नाम मेटल रखा गया और इनसे जो अपोजिट प्रॉपर्टीज रखा उसको नॉन मेटल कहा गया, और जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टीज रखा उसको मेटेलॉइड कहा गया। हम लोग डिटेल में देखते हैं कि मेटल किसको कहते हैं। तो मेटल एक ऐसा एलिमेंट होता है जो फॉर्म करता है पॉजिटिव आयन को। जो क्या करता है? फॉर्म करता है पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके। ठीक है, चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं। ढेर सारा एग्जांपल है, इसमें सोडियम की बात करते हैं हम लोग। मान लीजिए सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। या एटॉमिक नंबर ये दर्शाता है कि सोडियम जो एटम है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होता है और 11 प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर जो है उसकी एटॉमिक नंबर हुआ करता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1 होता है। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1 होता है। ये K सेल है, L सेल है और M सेल है। जहाँ लास्ट कर जाता है उसको वैलेंस सेल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वैलेंस सेल कहते हैं, या इसी को आउटर मोस्ट सेल भी कहते हैं। तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन सोडियम क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। अब रीजन क्या है डोनेशन का, कि क्यों डोनेट करेगा? तो कोई भी आइटम या एलिमेंट चाहता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके रखे। ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब होता है स्टेबिलिटी को हासिल करना। कोई भी एलिमेंट हमेशा चाहता है कि वो स्टेबल हो। एलिमेंट का तो छोड़िए, हर एक स्पीसीज चाहता है कि वो क्या हो, अपने आप में स्टेबल हो। उसी तरह सोडियम भी स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए क्या करता है? ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को, यानी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। ठीक है, लूज करेगा कौन? तो ये जैसे ही लूज कर देता है तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है 2 और 8, ये लूज हो गया। जैसे ही लूज करता है, इसको छोड़ देता है, तो छोड़ने के बाद सोडियम के ऊपर एक चार्ज डेवलप हो जाता है। इसके ऊपर क्या हो जाता है? चार्ज। अच्छा, ये चार्ज क्यों डेवलप हो जाता है? क्योंकि अभी हम बताए थे कि 11 इलेक्ट्रॉन होता है और 11 प्रोटॉन। 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन, ये दोनों मिलके इनके नेट चार्ज को 0 कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देने से उसके पास इलेक्ट्रॉन बचा 10 और प्रोटॉन बचा 11। ठीक है, प्रोटॉन 11 का 11 बचा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गया 10। तो एक नेगेटिव कम गया तो एक पॉजिटिव क्या हो गया होगा? बढ़ गया। तो एक पॉजिटिव बढ़ गया तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज है पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो लिखा हुआ है कि दोज एलिमेंट विच फॉर्म, जो फॉर्म करता है पॉजिटिव आयन। देखिए, पॉजिटिव आयन को फॉर्म किया मतलब इसके ऊपर चार्ज आ चुका है पॉजिटिव। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो लूज करके इलेक्ट्रॉन, देखिए अपने लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया था? लूज कर दिया था, आर कॉल्ड मेटल। तो मेटल कहलाता है। उसी तरह आयरन को भी देख सकते हैं, सोडियम को देखें, मैग्नीशियम देखा जा सकता है, कैल्शियम। तो ये सारा का सारा क्या है? हमारा मेटल है। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल क्या कहता है? दोज एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग या एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड नॉन मेटल। अभी हमने मेटल के लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को कहा था कि वो लूज कर देता है।
तो जब ये लूज किया तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन गया होगा। तो नॉन मेटल हैं जो इनके लूज किए गए इलेक्ट्रॉन को, जो ये लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन को, तो नॉन मेटल उसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, यानी गेन कर लेता है। जैसे ही वो गेन करेगा, जैसे क्या कर लेगा, गेन करेगा, तो ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, नेगेटिव आयन बन जाते हैं। इनको और समझते हैं हम। मान के चलिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है कार्बन का, सल्फर का, हाइड्रोजन का, किसी एक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑक्सीजन का एग्जाम्पल मान ले लीजिए, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होता है। ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 8 होती है। और इनका जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा। तो इसके लास्ट सेल यानी वैलेंस सेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन चाहिए 8। कितना का कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा। क्या कहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करना चाहेगा, एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो अब जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऑक्सीजन, उसके साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग बना लेगा, उसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा। तो इनके लास्ट सेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने से इनके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। क्लोरीन की बात कर सकते हैं इसी तरह। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। जब इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 और हो जाएगा 7, 2 8 और 7। तो इनमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की। तो इसके ऊपर भी एक चार्ज आ जाएगा नेगेटिव वाला, और इनका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8। 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव आयंस बन गया। तो मेटल जो है वो हमेशा लूज करके पॉजिटिव आयन बनाएगा। मेटल जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा, और जब भी ये गेन करेगा तो नेगेटिव आयन बनाएगा खुद का। क्या करेगा, वो नेगेटिव आयन बनाएगा। यानी यदि कोई नेगेटिविटी बाई करेगा, खरीदेगा, लेगा या एक्सेप्ट करेगा, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, यानी नेगेटिव आयंस आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है उसका अपीयरेंस कैसा है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। केमिकल रिएक्शंस की बात हम लोग नहीं कर रहे, उनके केवल और केवल अपीयरेंस की बात करेंगे अभी। तो सबसे पहला जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो कंडक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं कंडक्शन। क्या मेटल कंडक्शन शो करता है या नॉन मेटल करता है? तो कंडक्शन ये चीज़ क्या है, कंडक्शन को हम जाने तो ये एक एबिलिटी है। कौन चीज़ का एबिलिटी है, कंडक्ट करने का, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन का मतलब होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना। क्या वो मेटल कर पाता है या नॉन मेटल कर पाता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट? तो हाँ, मेटल कर पाता है, इसको गुड कंडक्टर कहते हैं। गुड कंडक्टर होता है ये। क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। मेटल गुड कंडक्टर होता है क्योंकि ये क्या कर पाता है, कंडक्ट कर पाता है, इसमें ये एबिलिटी है। और नॉन मेटल एक बैड कंडक्टर है, इसमें ऐसी एबिलिटी नहीं है, ये बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर है, ये क्या है, बैड कंडक्टर है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है, ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है, ये गुड कंडक्टर है। ये क्या है, गुड कंडक्टर है। किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए कि कंडक्टर मेटल कर पाता था क्या, हाँ गुड कंडक्टर है। लेकिन नॉन मेटल एक बैड कंडक्टर है। लेकिन नॉन मेटल होते हुए ग्रेफाइट जो कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है वो गुड कंडक्टर है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है, तो ये भी एक एबिलिटी है। कौन सी एबिलिटी है, दे कैन बी ड्रॉन
they can be drawn into thin wire। ये ऐसी एबिलिटी है, डक्टिलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी एबिलिटी है जिसके कारण उसको थिन वायर में कन्वर्ट करी जा सकती है। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, तो क्या मेटल में डक्टिलिटी होती है, डक्टाइल होता है? हाँ, मेटल में होता है, नॉन मेटल में नहीं होता है। मेटल डक्टाइल होता है, बल्कि नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता है। इनकी यदि एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल की बात करें तो यदि 1 ग्राम यदि हम सोना ले लें, गोल्ड ले लें, 1 ग्राम गोल्ड ले लें, तो इसको वायर यदि बनाएंगे ना तो 2 किलोमीटर लेंथ के बराबर, 2 किलोमीटर लेंथ के बराबर इसकी पतली तार बनाई जा सकती है। 1 ग्राम गोल्ड को इतना पतला किया जा सकता है, इतनी पतली तार में कन्वर्ट किया जा सकता है कि 2 किलोमीटर लेंथ के बराबर उसकी लंबाई की जा सकती है 1 ग्राम गोल्ड को मात्र। तो सोचिए गोल्ड की कितनी डक्टिलिटी है, गोल्ड कितना डक्टाइल है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल होता है और नॉन मेटल में डक्टिलिटी होती ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है इनको कन्वर्ट करना शीट में, किस चीज़ में कन्वर्ट करना? शीट में कन्वर्ट करना या फॉइल्स बनाना, शीट में कन्वर्ट करना या फॉइल्स बनाना। मेलिएबिलिटी किसी भी मेटल या नॉन मेटल की ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिससे कि उसको शीट में कन्वर्ट किया जा सके या फॉइल में कन्वर्ट किया जा सके। कोई भी जो फूड है वो यदि पैकेजिंग किया जाता है तो उसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल लगाई जाती है। जैसे रोटी किसी भी होटल से यदि हम पैक करवा के लाएं तो रोटी पर जो लपेटा जाता है एल्यूमिनियम फॉइल होता है। बिस्कुट की पन्नी में अंदर से एल्यूमिनियम फॉइल लगा रहता है। ऐसी कई भी मिठाइयाँ भी एल्यूमिनियम फॉइल में मिलता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम फॉइल में मिलता है। फॉइल का मतलब क्या होता है? पतली पतली सीट, कितनी चिपटी सीट है उसको मेलिएबिलिटी कहते हैं। वो जो सीट में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज को हम लोग मेलिएबिलिटी कहते हैं। तो क्या मेटल में मेलिएबिलिटी होता है या नॉन मेटल में होता है? तो मेटल में मेलिएबिलिटी होता है। मेटल में क्या होगा? मेलिएबिलिटी होगा और नॉन मेटल में मेलिएबिलिटी नहीं होता है। नॉन मेटल में मेलिएबिलिटी नहीं होता है। इनका एग्जाम्पल है कि एल्यूमिनियम फॉइल। मेटल में एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं भोजन के पैकेजिंग में, बिस्कुट के जो पैकेजिंग है उसको बनाने में, या अदर किसी भी चीज़ के पैकेजिंग में हम लोग फॉइल्स का इस्तेमाल करते हैं। मिठाइयाँ भी पैक करी जाती है तो वो भी फॉइल्स में करी जाती है। तो मेटल की प्रॉपर्टीज़ कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को, डक्टिलिटी होती है, यानी डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब हुआ कि थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। मेलिएबिलिटी यानी फॉइल्स बनाया जा सकता तो होता है। लेकिन नॉन मेटल बैड कंडक्टर होता है। इसके बाद डक्टाइल नहीं होता है। नॉन मेटल जो है वो डक्टाइल नहीं होता है। फिर देखें तो मेलिएबिलिटी भी नहीं होती, इसमें मेलिएबिलिटी भी नहीं होता, ये मेलिएबल भी नहीं होता। नॉन मेटल की पतली पतली सीट भी बनाई नहीं जा सकती है। फोर्थ प्रॉपर्टीज देखते हैं लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या होता है? चमक को हम लोग लस्ट्रस कहते हैं। चमक, CHAMK। लस्ट्रस का क्या मतलब होता है? चमक। क्या मेटल में चमक होती है? तो हाँ, मेटल में चमक होती है। इसकी अपीयरेंस बहुत ही सुंदर होता है और नॉन मेटल का डल होता है। नॉन मेटल का क्या होता है? डल होता है, यानी ये बहुत बेकार चमक होता है। इसमें कोई चमक नाम की चीज़ होती ही नहीं है। लस्ट्रस एक एबिलिटी है साइनिंग का, वो साइन करता है। साइन का मतलब ही होता है चमक। तो लस्ट्रस में लस्ट्रस यानी चमक, मेटल चमकता है। जैसे कि आप बात कर लीजिए सोने में कितनी चमक होती है, सिल्वर में कितनी ज़्यादा चमक होती है। उसी तरह नॉन मेटल एक कार्बन है जो डल अपीयरेंस होता है, उसका चमक ही बहुत बेकार होता है, तो वो चमक नहीं होता उसमें, वो उसकी अपीयरेंस डल होगी। और मेटल जिसकी चमक बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टीज है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब होता है रिंगिंग साउंड। सोनोरिटी का मतलब क्या होता है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना। रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना। जब हम किसी भी
ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से हिट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आवाज़ होती है। तो जब हम मेटल को किसी भी ऑब्जेक्ट से हिट करते हैं तो उसमें एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, टन टन की आवाज़ आती है। जबकि नॉन मेटल को हिट करने पर उससे कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। सोनोरिटी एक एबिलिटी है जो प्रोड्यूस करता है रिंगिंग साउंड को, जो प्रोड्यूस क्या करता है, रिंगिंग साउंड को। कब? जब किसी ऑब्जेक्ट से उसको हिट करते हैं, पीटते हैं। जब किसी भी, जैसे आप मंदिर में देखे होंगे घंटा को बजाते हुए, या घंटा आप बजाए भी होंगे, तो क्या करते हैं, वो एक मेटल का घंटा रहता है जिसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, या उसी के अंदर एक मेटल का ही घंटा रहता है जिसको आप क्या करते हैं, बजा देते हो। ठीक है, तो मेटल में सोनोरिटी होता है जिसका मतलब होता है रिंगिंग साउंड, लेकिन नॉन मेटल में कोई भी रिंगिंग साउंड नहीं होता है। उसके बाद अब कुल मिला के ये देखें तो नॉन मेटल बड़ा ही बेकार आदमी है, मतलब इसमें कोई भी मतलब खासियत है ही नहीं। ठीक है, अच्छा इसकी जो लस्ट्रस की बात कर रहे थे, तो नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है डायमंड। ये छूट गया था एक्सेप्शन, इसकी जो एक्सेप्शन है एक डायमंड, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायमंड, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चमक के साथ आता है। डायमंड में बहुत ज़्यादा चमक होती है। ये नॉन मेटल होते हुए बहुत ज़्यादा चमक होती है। नॉन मेटल होते हुए डायमंड, जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप से बहुत ज़्यादा चमक होती है। ठीक है, तो वो उनका एक्सेप्शन छूट गया था, वो ध्यान रख लेंगे। तो लस्ट्रस में देख लिए कि नॉन मेटल डल अपीयरेंस का होता है, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है डायमंड जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चमक होती है। ठीक है, उसके बाद सोनोरिटी की बात कर रहे थे। मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, नॉन मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। अब हम लोग बात करते हैं 6 प्रॉपर्टीज़ की। 6 प्रॉपर्टीज़ है स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट की बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड या गैस की। तो इसमें हम सबसे पहले मेटल की बात करें तो मेटल सॉलिड होता है। मेटल क्या होता है, सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। ये ध्यान रखेंगे, रूम टेम्परेचर पर ये क्या होता है, सॉलिड होता है। रूम टेम्परेचर पर किसी भी चीज़ को हम पिघला सकते हैं, लेकिन वो उनके स्टेट को चेंज किया जा सकता है। लेकिन रूम टेम्परेचर की बात करें, कहीं रखा हुआ है, रूम में रखा हुआ है, तो वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यानी उनका स्टेट कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो हम उस स्टेट की बात करते हैं। यानी रूम टेम्परेचर पर इसको क्या होना होगा, सॉलिड होता है। तो मेटल जो भी होगा वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। इसका एक एक्सेप्शन भी है, इनका भी एक एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन, मरकरी यानी Hg। मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। मरकरी रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड होता है। उसके बाद नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। गैस की बात करें तो ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारा का सारा गैस में रहता है। और सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में हो गया जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, पोटासियम हो गया, ये सब सॉलिड हो गया। और लिक्विड की बात करें तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है। और गैसियस स्टेट में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और सॉलिड स्टेट में हो गया कार्बन, सल्फर, पोटासियम, ये सारा का सारा नॉन मेटल तीनों स्टेट दिखाता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी। लेकिन हमारा जो ये मेटल है वो केवल और केवल सॉलिड स्टेट दिखाता है रूम टेम्परेचर पर। एक एक्सेप्शन है पारा, जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं, जो थर्मामीटर के अंदर रहता है उसको मरकरी कहते हैं। मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर। 7th प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मेटल का जो डेंसिटी है वो हाई होता है। मेटल का डेंसिटी क्या होता है होता है, और नॉन मेटल का डेंसिटी लो होता है। इसका जो डेंसिटी है वो कैसा होता है, लो होता है, मतलब कम होता है। इसका बहुत ज़्यादा डेंसिटी होता है, इनका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है और इनका डेंसिटी बहुत कम होता है। इनके लो डेंसिटी के कारण इसको ईजिली ब्रेक किया जा सकता है। ईजिली क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, ईजिली ब्रेक किया जाता है। और इजीली ब्रेक होने के कारण इसमें एक प्रॉपर्टीज आती है जिस प्रॉपर्टीज को ब्रिटल कहते हैं, कि ये आसानी से बिस्कुट जैसे टूट सकता है, जैसे कार्बन बिस्कुट जैसे टूट सकता है। ठीक है, उसके बाद
हार्डनेस, डेंसिटी ज़्यादा होगा तो हार्डनेस ज़्यादा हो जाएगा। तो हार्डनेस क्या होता है, मेटल का हार्डनेस ज़्यादा होता है। मेटल का हार्डनेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। मेटल का हार्डनेस ज़्यादा होता है, लेकिन नॉन मेटल का जो हार्डनेस है वो लॉ होता है। नॉन मेटल का हार्डनेस क्या होता है, लॉ होता है। इसमें एक एक्सेप्शन है, इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है डायमंड। किसका है, डायमंड का। डायमंड, डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत ही एक्सट्रीमली हार्ड है, इतना ज़्यादा हार्ड है कि इसका हम लोग शार्प कटर के इस्तेमाल करते हैं। डायमंड को शार्प कटर, जैसे कि शीशे को काटने के लिए, डायमंड को खुद काटने के लिए, ऐसे कई सब्सटेंसेस जिसमें वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उसको काटने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, डायमंड कटर का इस्तेमाल करते हैं। तो डायमंड होने के लिए तो ये नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल होते हुए एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग मेनी पर्पस के लिए करते हैं। ठीक है, मेटल में भी एक एक्सेप्शन है। मेटल में क्या एक्सेप्शन है कि आप हार्डनेस की बात करते हैं तो सोडियम ले लीजिए, एक्सेप्शन इसमें भी एक है, सोडियम और पोटासियम। सोडियम और पोटासियम ऐसा दो मेटल है, सोडियम और पोटासियम ऐसा दो मेटल है जिसको आप चाकू से काट सकते हो। इसको क्या कर सकते हो आप, नाइफ से काट सकते हो। ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसको क्या कर सकते हैं, चाकू से काटा जा सकता है। तो हार्ड मेटल जनरली हार्ड होता है, लेकिन सोडियम और पोटासियम ऐसे दो मेटल हैं जो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। जबकि नॉन मेटल की जो हार्डनेस होती है वो कम होती है, कम होने के कारण उसको हम लोग सॉफ्ट कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं, सॉफ्ट कहने लगते हैं। डायमंड वही सॉफ्ट नहीं होता, बहुत ज़्यादा हार्ड होता, हम इसको देख चुके हैं। फिर से इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इनका फिर से ज़्यादा होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, यानी लॉ होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। इसमें एक एक्सेप्शन है, मेटल में एक एक्सेप्शन है कि गैलियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हुए भी एक गैलियम ऐसे मेटल हैं, गैलियम एक ऐसे मेटल जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि मेटल का डेंसिटी ज़्यादा होता है और हार्डनेस भी ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, लेकिन हार्डनेस ज़्यादा होने के साथ साथ सोडियम और पोटासियम दो ऐसे मेटल हैं जिनको नाइफ से काटा जा सकता है, वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, और नॉन मेटल में देखें तो नॉन मेटल की डेंसिटी कम होती है, जिसके कारण उसको इजी ब्रेक किया जा सकता है। इजी ब्रेक होने के कारण इसमें एक प्रॉपर्टीज आ जाती है जिसको ब्रिटल कहते हैं। उसके बाद इनका हार्डनेस, इनमें हार्डनेस नहीं होती, बहुत कम होता, वो सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होता है। इसका एक एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड बहुत ही एक्सट्रीमली हार्ड होता है। ठीक है, फिर से मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज़्यादा होता है। एक्सेप्शन में गैलियम है, गैलियम की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम होता है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है और कौन ऐसा मेटल है जो रिएक्टिव है ही नहीं, बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो इनके लिए देखिए पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, इसको इसी सीरीज में याद रखना पड़ेगा जो ऊपर से लिखे गए हैं। ऊपर मोस्ट रिएक्टिव मेटल को लिया गया है और इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेने के कारण जो सबसे नीचे हैं वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। मतलब ये कभी भी ज़्यादा रिएक्शन शो नहीं करता, जैसे कि गोल्ड हो गया। गोल्ड कभी भी रिएक्शन ऐसा नहीं है कि करता ही नहीं है, करता, लेकिन लीस्ट रिएक्टिव होने के कारण ये बहुत कम करता है। ठीक है, इसलिए आप देखे होंगे ज्वेलरी जो बनाते हैं हम लोग वो गोल्ड का बनाते हैं, सिल्वर का बनाते हैं, इसमें ज़्यादातर जंग उंग नहीं लगता है, मतलब ये रिएक्टिव है ही नहीं तो जंग उंग नहीं लगेगा। ठीक है, आप पोटासियम, सोडियम के बारे में जानते होंगे कि सोडियम को खुले मतलब एटमॉस्फेयर में रख भी नहीं सकते, केरोसिन तेल में छुपा के रखा जाता है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। इसको याद कैसे रखेंगे इसी सीरीज में, इसके लिए एक ट्रिक बनाया है। देखिए ट्रिक क्या है
केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। इससे याद रखेंगे, केदार में जो के है उससे पोटासियम को याद रखेंगे, नाथ से सोडियम को याद रखेंगे, Na मतलब सोडियम, ठीक है, और का मतलब कैल्शियम, Ca इसको याद रखेंगे, माली Mg, ठीक है, और आलू में A आता है तो ये हो गया एल्यूमिनियम, जरा में हम लोग जेड लिखते हैं, Zn यानी जिंक हो गया, फीके यानी Fe आयरन हो गया, पकाता में P आता है तो इसको लिख लिए Pv यानी लीड को हो गया, और है मतलब हाइड्रोजन। उसके बाद कौन मतलब इसमें के आता है, के को हम लोग कभी कभी सी से भी लिखते हैं तो Cu, और है तो Hg, आगे मतलब Ag, आओ मतलब Au। इससे हम लोग इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता, ऐसे लिखेंगे केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, आगे आओ। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा, रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगा या लिखने हो जाएगा। इसी क्रम में इनको लिखा जाता है, इसी क्रम में इसको याद रखना होगा। इसमें जो ऊपर से 3-4 मेटल लिए गए हैं, ये मेटल मोस्ट रिएक्टिव है, मतलब इसको हम लोग मोर रिएक्टिव भी कह सकते हैं, या स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव भी कह सकते हैं, या हाईली रिएक्टिव भी कह सकते हैं। बहुत खतरनाक वाला रिएक्टिव है, मतलब एटमॉस्फेयर में थोड़े से हीट या ऑक्सीजन को देख के क्या कर लेगा, ये रिएक्शन कर लेगा। उसके बाद एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लीड हो गया, ये इस ऊपर वाले से थोड़ा कम, यानी रिएक्टिव तो है लेकिन कम रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन के नीचे जितना लिखा गया है वो लगभग लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो कॉपर थोड़ा बहुत रिएक्टिव होता है, लेकिन मरकरी, सिल्वर, गोल्ड ये बहुत कम होता है। गोल्ड के नीचे भी एक आता है जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग नहीं करते, प्लेटिनम, वो तो रिएक्टिव है ही नहीं, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये था हमारा एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए देखते हैं। मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है क्या बनाता है, मेटल के साथ जब रिएक्शन करता है तो वो मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, मेटालिक ऑक्साइड जनरेट करता है। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो क्या बनाएगा, मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए सोडियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा गया तो सोडियम ऑक्साइड बनाया, क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करा गया तो वो बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनाया गया। अभी जो हम लिख रहे हैं वो बैलेंसिंग फॉर्म में नहीं है, आप लोग कोशिश करेंगे कि वो बैलेंसिंग फॉर्म में, जैसे कि इसको यदि हम बैलेंस करें तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, फिर से इनको बैलेंस करें तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2। तो आप लोग एग्जाम में बैलेंस करके लिखेंगे। हम उतना समझाते समय बैलेंसिंग पर ध्यान दे ना दे, लेकिन आप लोग जब भी एग्जाम में लिखेंगे तो बैलेंसिंग पर फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराया गया ऑक्सीजन के साथ, तो एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएगा तो बनाएगा Al2O3, क्या बनाएगा, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। इसके बाद जब रिएक्ट कराया गया तो ये देखा गया कि इनके जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड हो रहे हैं, ये एक नेचर रिप्रेजेंट करता है। कौन सा नेचर रिप्रेजेंट करता है, तो इसका जो नेचर होता है, इसका जो नेचर होता है जनरली बेसिक होता है। जनरली क्या होता है, बेसिक नेचर रिप्रेजेंट करता है। कैसा होता है, बेसिक होता है, चाहे सोडियम ऑक्साइड हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, जिंक ऑक्साइड हो या एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो, कोई सा भी ऑक्साइड हो, मेटल का ऑक्साइड हो, तो वो कौन सा नेचर शो करता है, बेसिक नेचर शो करता है। लेकिन इसी के साथ कुछ एक्सेप्शंस भी देखे गए हैं। एक्सेप्शन क्या देखा गया, देखिए यहाँ एक्सेप्शन देखते हैं हम लोग। एक्सेप्शन ये देखा गया कि कुछ ऐसे भी मेटालिक ऑक्साइड हैं, कुछ ऐसे भी मेटालिक ऑक्साइड हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये सारे कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो कभी कभी बेसिक नेचर रिप्रेजेंट करता है और कभी कभी एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट करने लगता है। और इसके इस खूबी को
एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड के बेसिक या एसिडिक नेचर शो करने के कारण इसको हम लोग एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक नेचर कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं? एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब होता है समटाइम्स बिहेव लाइक बेसिक और समटाइम्स बिहेव लाइक एसिडिक। कभी कभी बेस के जैसे व्यवहार करने लगता है और कभी कभी एसिड के जैसे व्यवहार करने लगता है। चलिए इसको और हम लोग समझते हैं अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब इसके साथ रिएक्शन कराया गया तो ये बना लेता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बना लेता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेता है। AlCl3 बना लेता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेता है। क्या बना लेता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेता है और साथ में थोड़ा पानी बनाएगा। साथ में क्या बनाएगा? थोड़ा पानी बनाएगा, जो कि एल्यूमिनियम क्लोराइड एक साल्ट है। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है? एक साल्ट है और वो हो गया वाटर। तो सॉल्ट और वाटर जब एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जब इसको हम रिएक्ट कराए तो ये अपना रंग बदल के बेस बना लिया। क्या कर दिया? तब ये बेस के जैसे रिएक्ट करेगा। और अभी एक रिएक्शन और देखेंगे, यानी Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ रिएक्ट कराया गया, स्ट्रॉन्ग बेस कोई सा भी ले सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराया गया, तब ये कहा हम तो एसिड है। तब ये किसके जैसे व्यवहार करने लगा? एसिड के जैसा। कब? जब स्ट्रॉन्ग बेस लिए। कब व्यवहार करने लगेगा? जब स्ट्रॉन्ग बेस लिए। लेकिन यहाँ जब स्ट्रॉन्ग एसिड लिए, तब ये किसके जैसा व्यवहार करने लगा? बेस के जैसा। जैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस लिए तब का नहीं भैया हम बेस तो नहीं है, एसिड है। ठीक है, जब एसिड के साथ रिएक्ट कराए, स्ट्रॉन्ग एसिड लिए, तब इसका एसिडिसिटी निकल गया, सारा का सारा निकल गया, कहा हम तो बेस के जैसे व्यवहार करेंगे। जब बेस लिए तब का नहीं सर हम तो एसिड है। ठीक है, तो वो अपना रूप चेंज कर लेता है। और जैसे ही साल्ट और वाटर बनाया तो इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड बेस एंड साल्ट में आप लोग पढ़े होंगे कि जब बेस और एसिड का रिएक्शन होता है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दोनों एक दूसरे को कट करके न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग फिर से एल्यूमिनियम ऑक्साइड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराने लगे, तब जो हमारा बना NaAlO2 और साथ में थोड़ा पानी बनाया। साथ में थोड़ा क्या बनाया? पानी बनाया। इनको हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? NaAlO2 को सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं। ठीक है, ये भी क्या हो गया? एक सॉल्ट हो गया। ये भी क्या है? हमारा एक सॉल्ट है और ये पानी है। सॉल्ट और वाटर फिर से कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बेस के जैसे व्यवहार करता है और कभी कभी एसिड के साथ व्यवहार करता है। डिपेंड करता है कि उनके साथ रिएक्शन होने के लिए कौन आया है। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड आया है तो वो बेस बन जाएगा, यदि स्ट्रॉन्ग बेस आ गया तो वो एसिड बन जाएगा। तो इस तरह से आप एग्जांपल देके उनको समझा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता है तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएगा तो क्या बनाएगा? नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनेगा। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो इसके नेचर के बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद मान लीजिए हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया गया तो पानी बना लिया। उसके बाद सल्फर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया गया तो सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया। तो इस तरह से इसका हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। लेकिन जब इसके नॉन मेटालिक ऑक्साइड के बिहेवियर के बारे में पता लगाया गया, इनको स्टडी किया गया, तो ये पाया गया कि ये तो एसिडिक नेचर शो करता है। ये कैसा नेचर शो करता है? ये जो है नेचर शो करता है एसिडिक। कैसा नेचर शो करेगा सर? एसिडिक नेचर शो करेगा। और इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। कुछ ऐसे भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, जैसे कि पानी हो गया। पानी ये एक एक्सेप्शन के जैसे व्यवहार करता है। इसका एक एक्सेप्शन हो गया, ये समझिए आप तरह एक्सेप्शन हो गया। ये ना न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होगा? ये न्यूट्रल होता। पानी ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। तो कभी कभी ये देखा गया कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो जनरली एसिडिक होता है, लेकिन पानी वही न्यूट्रल सब्सटेंस है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन पानी के साथ। क्या पानी के साथ मेटल रिएक्ट करता है? तो कहेंगे हाँ रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है हमको देखते हैं। आप अभी रिएक्टिविटी सीरीज देख के आए हैं। मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करता है, मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। मेटल हाइड्रोक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या करती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है। जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी। ये डिपेंड करता है, मेटल का जो रिएक्शंस है वो डिपेंड करता है उनके रिएक्टिविटी सीरीज पर। जो हाईली रिएक्टिव है जैसे कि पोटासियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, जो इसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, हाईली रिएक्टिव, तो आप जानते हो हाईली रिएक्टिव पोटासियम होता है और सोडियम होता है, कैल्शियम भी होता है, लेकिन कैल्शियम के लिए थोड़ा यहाँ रिएक्टिविटी कम हो जाता है, डिपेंड इस दोनों से थोड़ा कम होता है। जब पोटासियम को हम लोग पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और सोडियम को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ बनाएगा पोटासियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दोनों केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी। दोनों केस में क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी, और ऐसा हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी जिसके कारण वो फायर लगा देगी, मतलब आग लगा देगी। इसका मतलब सोडियम और पोटासियम ऐसा खतरनाक रिएक्ट करेगा पानी के साथ, ऐसा खतरनाक रिएक्शन होगा कि उसमें बहुत भयंकर आग लग पाएगी, जिससे क्या होगा? जान माल की नुकसान हो सकती है। तो ये जो है हमारा बहुत खतरनाक आग पकड़ता है। ठीक है, उसके बाद यदि कैल्शियम की देखें तो कैल्शियम जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो नॉर्मल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ये सब चाहे ठंडा पानी हो, कैसा भी पानी हो, उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, लेकिन ये ठंडा पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, नॉर्मल पानी के साथ रिएक्ट करता है। नॉर्मल पानी का मतलब हुआ ना तो जो ज़्यादा ठंडा हो और ना ही ज़्यादा गर्म हो। नॉर्मल पानी के साथ ये रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी। यहाँ जरूरी नहीं है कि आग लगेगा, यहाँ आग लगने की चांसेस कम रहती हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम के साथ जब पानी रिएक्ट करता है, पानी के साथ जब रिएक्शन होती है तो वहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ जो पानी होगा वो गर्म होना चाहिए। यहाँ पानी क्या होना चाहिए? गर्म होना चाहिए। जब तक पानी को गर्म नहीं करेंगे मैग्नीशियम के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा। उसी तरह रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते चलेंगे तो पानी की जो हॉटनेस है वो बढ़ाना पड़ेगा, यानी पानी को बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, तब जाके वो रिएक्ट करेगा। और हाइड्रोजन के नीचे तो कितना भी गर्म पानी कर दे फिर भी रिएक्शंस नहीं होगा। तो जो हाईली रिएक्टिव हैं वो रिएक्ट कर पाएगा और करने के साथ साथ फायर भी लगा पाएगी, मतलब आग भी लगा पाएगी। और उससे जो कम है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम नॉर्मल पानी के साथ रिएक्ट कर सकता है लेकिन वो आग नहीं लगा पाएगा। मैग्नीशियम को चाहिए थोड़ा गर्म पानी होगा तो वो रिएक्ट करेगा और ये आग नहीं लगा पाएगा। इससे नीचे हो गया जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सब भी रिएक्ट करेंगे लेकिन गर्म पानी के साथ, बहुत एक्सट्रीम हॉट होना चाहिए। ठीक है, तब जाके वो रिएक्ट करेगा। उसके बाद हाइड्रोजन से नीचे जो है कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब गर्म पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, मतलब ये सब रिएक्शन शो करेगा ही नहीं। और देखते हैं कि नॉन मेटल क्या पानी के साथ रिएक्ट कर पाता, तो नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर बिकॉज नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में, पानी H2O होता है तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में एक बॉन्ड बना है, इसके बॉन्ड को तोड़ ही नहीं पाता है। कौन? नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण पानी के बॉन्ड को तोड़ नहीं पाता है, जिसके कारण हम ये कहेंगे कि नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन, फिर नॉन मेटल के साथ देखेंगे। एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या करती है? लिबरेट करती है। एग्जाम्पल में देखें तो जैसे मान लीजिए
को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा H+ और Cl- आयन में। तो ये सोडियम इनके Cl के साथ एक बॉन्ड बना लेगा और बनाएगा सोडियम क्लोराइड, जो कि एक क्या है, सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड जो कि क्या है, एक सॉल्ट है, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी। ठीक है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है, यहाँ जो है आग पकड़ने की चांसेस है। दूसरा हम देखें, यदि मैग्नीशियम के साथ देखें, मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये फिर से डिसोसिएट हो जाएगा H+ और Cl- आयन में, और रिएक्ट करके बना लेगा MgCl2 और हाइड्रोजन गैस साथ में लिबरेट करेगी। ठीक है, ये भी हल्का एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन उतना ज़्यादा भयंकर वाला एक्सोथर्मिक नहीं। यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली है कि सारा का सारा मेटल, जैसे कि हो गया हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन के नीचे हैं, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, उसके बाद प्लेटिनम हो गया, ये सब के सब मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करवा ही नहीं पाता। हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, मतलब उनके सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो सारा का सारा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। नॉन मेटल को देखते हैं। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। नॉन मेटल भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि रिएक्ट करने के लिए उसको हाइड्रोजन क्या करना होगा, डिस्प्लेस करना होगा। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, जिसके कारण नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग आज एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को हम लोग रॉयल वाटर भी कहते हैं। एक्वारेजिया को क्या कहते हैं, रॉयल वाटर। एक्वारेजिया इज ऑल्सो कॉल्ड रॉयल वाटर। इसको रॉयल वाटर कहते हैं। इसका डेफिनेशन समझते हैं, ये क्या कहना चाहता, रॉयल वाटर होता क्या है, किसको कहेंगे रॉयल वाटर। ये एक मिक्सचर है। इट इज अ मिक्सचर that prepared by concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio 3:1। कहता है कि ये एक मिक्सचर है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब भी लेना होगा और नाइट्रिक एसिड जब भी लेंगे तो हम एक फिक्स रेशियो में लेंगे, जिसका रेशियो है 3:1। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रिक एसिड का हमेशा 3 टाइम्स रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जितना आप नाइट्रिक एसिड लेंगे उसका 3 गुना क्या लेना होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी हम एग्जाम्पल के लिए देखें, यदि 2 ग्राम आपका नाइट्रिक एसिड है, 2 ग्राम नाइट्रिक एसिड है, तो इसका 3 गुना 2 ग्राम का 3 टाइम्स क्या लेना होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना होगा, यानी 6 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना होगा। और तब जो सॉल्यूशन या मिक्सचर प्राप्त होगा वो हो जाएगा 6 + 2 यानी 8 ग्राम का। कितने ग्राम का, 8 ग्राम का। तो इसी क्वेश्चन को कई तरह से पूछ सकता है। 8 ग्राम का एक मिक्सचर है जिसमें 2 ग्राम नाइट्रिक एसिड है, तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा पता कीजिए कितना है, तो आप निकाल के कह देंगे 6 ग्राम, क्योंकि वो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, कभी इस तरह से भी पूछ सकता है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा जो है वो 9 ग्राम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा 9 ग्राम है, तो नाइट्रिक एसिड की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो नाइट्रिक एसिड की मात्रा देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 पार्ट होता है और नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट होता है, तो नाइट्रिक एसिड का जो सॉल्यूशन हो जाएगा 1/3 पार्ट हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड 1/3 होगी, 1/3 पार्ट होगा। तो इनका 1/3 निकाल देंगे, इनका क्या कर देंगे, 1/3 निकाल देंगे, तो 3 ग्राम जो निकल के आएगा वो हो जाएगा हमारा नाइट्रिक एसिड। क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड। अब इनका हम लोग इस्तेमाल समझते हैं। ये जो रॉयल वाटर है या एक्वारेजिया है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं लेस रिएक्टिव मेटल जो भी है, जैसे कि गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनको डिजॉल्व करने के लिए। गोल्ड, प्लेटिनम, इस तरह के जो भी लेस रिएक्टिव मेटल है उनको डिजॉल्व करने के लिए, क्या करने के लिए, डिजॉल्व करने के लिए।
सोने के ऊपर यदि एक ब्लैकरिश लेयर चढ़ गया है यानी गंदा हो चुका है वो, तो हम लोग सोनार के पास ले जाके उसको क्या करवाते हैं, साफ़ करवाते हैं। तो वो सोनार किस चीज़ में साफ़ करता होगा, एक्वा रेजिया के सॉल्यूशन में उसको साफ़ करता होगा, जिसका नेचर होता है क्रोजिव। एक्वा रेजिया का नेचर कैसा होता है, क्रोजिव नेचर होता है, क्रोजिव नेचर होता है। क्रोजिव नेचर का मतलब हुआ कि उसके फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, मतलब लेयर बाय लेयर उसको क्या कर देगा, वो क्रोज करके क्या करता चला जाएगा, हटाते चला जाएगा। क्रोजिव नेचर का होता है। इसीलिए जब हम लोग सोने चांदी को साफ कर चमक जाता है, क्योंकि उसके ऊपर का लेयर क्या चुका है, हट चुका है, डिजॉल्व हो चुका है एक्वा रेजिया में। यदि वो ज़्यादा देर तक उसको वॉश करे, ज़्यादा देर तक एक्वा रेजिया में डाल के वॉश करे, तो ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड हो या प्लेटिनम हो, वो आपका उस एक्वा रेजिया में पूरी तरह डिजॉल्व हो जाए। तो वो करता क्या है, जब भी हम लोग साफ़ करवाने जाते हैं तो एक्वा रेजिया के सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूशन को थोड़ा निकालता और उसके ऊपर घस के साफ़ कर देता है। वो तो क्रोजिव नेचर का होता है। यदि उसके अंदर डाल दिया जाए तो वो को पूरा का पूरा थोड़ी देर में ही क्या कर देगा, डिजॉल्व करके पानी में उस मतलब सॉल्यूशन में मिला देगा। ठीक है, तो गोल्ड को हम लोग ऐसे ही साफ़ कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों मेटल एंड नॉन मेटल का रिएक्शन की। मेटल और नॉन मेटल कैसे एक दूसरे से रिएक्ट करता है। मान के चलिए हमने एक मेटल लिए सोडियम, और नॉन मेटल लेते हैं क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इनका यदि हम कॉन्फ़िगरेशन करें दोनों का, तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8 और 1, और क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8 और 7। इसमें इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो लूज करने को है, क्योंकि इसको स्टेबल होना है। वहीं क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है। तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज करके वो बना लेता है सोडियम प्लस, यानी सोडियम बन जाता है केटायन। सोडियम क्या बन जाता है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, जिसके कारण ये बन गया केटायन। उसी तरह क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, इसने लूज किया था, इसने गेन कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो ये हो गया क्लोरीन माइनस, इनके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, यानी ये हो गया एनायन। जब नेगेटिव चार्ज आता है तो वो बन गया एनायन। ये दोनों के ऊपर चार्ज आ जाने के कारण, और चार्ज भी देखिए कैसा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अपोजिट चार्ज आने के कारण इस दोनों पर एक फोर्स लगेगा। दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज आ जाने के कारण दोनों के ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जो इस दोनों को क्या करेगा, नज़दीक ला देगा, यानी इस दोनों के बीच एक बॉन्ड बना देगा, जिस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। जिस बॉन्ड को क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और ये सोडियम और क्लोरीन एक साथ आ जाएगा। सोडियम और क्लोरीन क्या कर जाएगा, सोडियम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के कारण क्या कर लेगा, दोनों एक साथ आ जाएगा। दोनों जब एक साथ आएगा तो हो जाएगा NaCl। क्या हो गया, NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। और इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो बॉन्ड बना, बॉन्ड का मतलब होता बंधन, जो दोनों के बीच जो बंधन बना वो आयनिक बंधन कहलाएगा। आयनिक ही बंधन क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया ही क्यों, इनके आयंस के बदले इस पर भी पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। इस चार्ज के कारण क्या हुआ, उस पर फोर्स लगा, उस चार्ज के कारण क्या लगा, उस पर एक फोर्स लगा।
तो फोर्स लगने का कारण क्या था कि चार्ज डेवलप होना, चार्ज डेवलप हुआ तो फोर्स लगा। फोर्स बना किसके कारण? चार्ज के कारण। इसीलिए चार्ज को हम लोग कहने लगते हैं आयोनिक, आयंस के कारण। चार्ज पार्टिकल को क्या कहते हैं? आयंस। तो जो बॉन्ड बना वो आयनिक बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड बना? आयोनिक बॉन्ड बना। आयनिक बॉन्ड को हम लोग, ये जो आयनिक बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। आयंस के कारण बनने वाले बॉन्ड को, आयंस के कारण बनने वाले बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। एक दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। सेकेंड एग्जांपल, मान लीजिए फिर से हम एक मेटल लेते हैं सोडियम, इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हो जाएगा 2 8 और 1। ठीक है, ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसकी टेंडेंसी क्या है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लूज कर देगा। लूज करेगा तो बनाएगा Na+। क्या बनाएगा? Na+, जो कि एक केटायन है। एक दूसरा नॉन मेटल ले रहे हैं, वो ले रहे हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर होता है 8 और इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 6 हो जाएगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन किसको क्या है? कमी। ये जब भी किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उससे क्या मांगेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अपना ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन की मांग होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की? 2 इलेक्ट्रॉन किसकी मांग होती है कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन कोई दो, जो देगा उससे ये बॉन्ड बना लेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आ जाता है 2 नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज आ जाता है? 2 नेगेटिव, यानी ये एनायन बन गया। तो फिर से यहाँ सोडियम और ऑक्सीजन के बीच एक फोर्स लगेगा, लेकिन एक चीज़ देखने वाली है, यहाँ सोडियम कहता है कि हम 1 इलेक्ट्रॉन देंगे और ऑक्सीजन कहता है हम 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। इसका मतलब ऑक्सीजन इनको कहेगा कि आप अपने 2 मॉलिक्यूल को ले आइए, तो सोडियम अपना 2 मॉलिक्यूल लेके आ जाएगा। सोडियम क्या कर लेगा? अपना 2 मॉलिक्यूल। मतलब ये दोनों सोडियम क्या करेगा? इनसे जाके रिलेशन बनाएगा। तब ये दोनों सोडियम पर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों सोडियम इस ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन दिखाएगा, यानी एक फोर्स लगेगा। इस पर भी क्या लगेगी? एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स के कारण ये दोनों आपस में बंध जाएंगे। आपस में क्या कर जाएंगे? बंध जाएंगे। तो ये हो गया Na2+ और ऑक्सीजन 2-। ये दोनो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या करेंगे? जुड़ के एक बॉन्ड बना लेगा और बनाएगा हमारा Na2O, सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। और इन दोनों के बीच जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड ही है। कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड ही होगा। ठीक है, अब इसी तरह के एग्जाम्पल्स को थोड़ा 1-2 और देख लेते हैं। चलिए एक थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, मेटल ले रहे हैं हम लोग कैल्शियम और नॉन मेटल ले रहे हैं ऑक्सीजन। कैल्शियम की जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है और ऑक्सीजन की जो एटॉमिक नंबर है वो 8 होती है। कैल्शियम का यदि कॉन्फ़िगरेशन करें तो हो जाएगा 2 8 8 और 2। क्या हो जाएगा? 2 8 8 और 2। और ऑक्सीजन का हो जाएगा 2 और 6। कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। तो ये क्या कर देगा? अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बना लेगा Ca2+। क्या बना लेगा? Ca2+, यानी ये केटायन हो गया। सिमिलरली ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? कैल्शियम जो लूज किया उससे ले लेगा। तो ये बना लेगा 2O-। क्या बना लेगा? 2O-। अब इस दोनों के ऊपर चार्ज आ जाने के कारण फिर से इस दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा। इस दोनों के बीच क्या करेगा? एक फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं उसको। वो फोर्स क्या करेगा? इस दोनों को एक बॉन्ड में बांधने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? एक बॉन्ड में बांधने का प्रयास करेगा, जिस बॉन्ड को हम लोग आयोनिक बॉन्ड कहे थे। और आयोनिक बॉन्ड के कारण ये दोनों हो जाएगा CaO। क्या बना लेगा? CaO। इन पर भी 2 पॉजिटिव चार्ज है, इनके पास 2 नेगेटिव है, तो चार्ज दिखना बंद हो जाएगा।
लेकिन ये दोनों बना है चार्ज पार्टिकल से ही। जब दोनों एक साथ आ जाएगा तो उसका चार्ज इनविजिबल हो जाएगा, मतलब वो नहीं दिखेगा। तो ऐसे बनता है, फॉर्मेशन होता है कैल्शियम ऑक्साइड का। एक एग्जाम्पल की बात और हम लोग करते हैं, चौथा एग्जाम्पल। एक मेटल लेते हैं मैग्नीशियम, दूसरा नॉन मेटल लेते हैं क्लोरीन। ठीक है, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 8 और 2 हो जाएगा। ठीक है, और क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन करें तो हो जाएगा 2 8 और 7। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है जिसको ये लूज करना चाहेगा, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है जो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। तो यहाँ क्या करते हैं, मैग्नीशियम की टेंडेंसी है मेटल होने के कारण इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम 2+, मतलब ये कैटायन फॉर्म हो गया, एक दूसरे का अपना क्या बना लिया, ये कैटायन बना लिया। क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन जब 1 गेन कर लेगा तो वो बना लेगा क्लोरीन माइनस, यानी ये खुद का क्या बना लेगा, एनायन बना लेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ 1 ही नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्लोरीन को अपनी जो एटम है बढ़ानी पड़ेगी, यानी क्लोरीन 2 गो होना पड़ेगा। कि क्लोरीन कितना होना पड़ेगा, 2 क्लोरीन जब आएगा तो मैग्नीशियम उनका क्या कर पाएगा, एक हेल्प कर पाएगा। हेल्प करने के कारण इसके अंदर क्या बनेगी, एक बॉन्ड बनेगी। तो मैग्नीशियम इस क्लोरीन के साथ भी और इस क्लोरीन के साथ भी क्या करेगा, अपना बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही बॉन्ड बनाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आया तो एक फोर्स काम करेगा जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। उस फोर्स के कारण इस दोनों के बीच एक बॉन्ड बनेगा। फोर्स के कारण दोनों के बीच क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा और दोनों आपस में जुड़ने का प्रयास करेगा। दोनों आपस में क्या करेगा, जुड़ने लगेगा। ठीक है, और जुड़ के बना लेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बना लेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई द्वारा पूछा जाता है। वो क्वेश्चन है कि राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। क्या बनाइए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करके लाएंगे एग्जाम में। ऐसे सॉल्व होगा इसमें देखिए कौन कौन से 2 आइटम्स यूज किया गया है। सोडियम ऑक्साइड बनाने में कौन से 2 आइटम लगा है, एक सोडियम लगा है और दूसरा ऑक्सीजन लगा है। सोडियम की जो एटॉमिक नंबर होती है वो 11 होता है और इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 और 1 हो जाएगा। उसी तरह ऑक्सीजन का यदि हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 और 6 हो जाएगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। इसको यदि हम डॉट के रूप में दिखाएं तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम के पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की। अब वो क्या करेगा, सोडियम भाई साहब से मांगेगा। सोडियम भाई साहब कहेंगे हम तो 1 ही इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे। सोडियम क्या कहा कि हम तो 1 ही इलेक्ट्रॉन आपको दे पाएंगे। तो ऑक्सीजन कहता है आप खुद का 1 आइटम और ले आइए। सोडियम का ही 1 आइटम क्या कर लीजिए और ले। तो सोडियम का अच्छा, सोडियम क्या कर लिया, अपना 1 आइटम और ले आया। सोडियम क्या कर लिया, अपना 2 भाई आ गए, मतलब दोनों भाई मिलके क्या करेगा, अब ऑक्सीजन का हेल्प करेगा। तो सोडियम क्या कर रहा है, यहाँ देखिए सोडियम कहा हमारी तो टेंडेंसी है कि हम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो कहा ऑक्सीजन से अच्छा आप 1 इलेक्ट्रॉन लूज कीजिएगा तो वो इलेक्ट्रॉन हमको दे दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, ऑक्सीजन के पास चल जाएगा। सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन चल गया ऑक्सीजन के पास। अब दूसरा भाई जो है सोडियम का, वो भी कहा हमरा भी तो टेंडेंसी है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने का, कहा आप भी आ जाइए। तो इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो ले लेगा। आप ध्यान से देखिए तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन खो चुका है।
इसको भी देखिए, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन खो चुका है, मानी लूज कर चुका है। ऑक्सीजन का देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और सोडियम के ये इलेक्ट्रॉन चल जाने के कारण अब देखिए उसका भी आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब सोडियम भी अपना इलेक्ट्रॉन देके संतुष्ट है और ऑक्सीजन भी उनका इलेक्ट्रॉन लेके क्या है, संतुष्ट है। जैसे ही इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ तो सोडियम अपने ऊपर एक चार्ज डेवलप कर लेगा। सोडियम अपने ऊपर क्या कर लेगा, एक चार्ज डेवलप कर लेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएंगे 2-। कितने आ जाएंगे, 2-। तो सोडियम तो 2 आया था, तो 2 सोडियम, 2 सोडियम आया था। अब इस दोनों के बीच देखिए फिर से क्या डेवलप हो चुका है सर, चार्ज डेवलप हो चुका है। इस दोनों के बीच क्या डेवलप हो चुका है, चार्ज डेवलप हो चुका है। जैसे ही चार्ज डेवलप होगा तो दोनों के बीच क्या काम करेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या काम करेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये दोनों, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये दोनों मिल जाएंगे और बना लेगा Na2O। क्या बना लेगा, Na2O, जिसको हम लोग सोडियम ऑक्साइड कहते हैं। तो ये था इनका डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, तो ये लिखी हुई फर्स्ट प्रॉपर्टीज कि इट कंसिस्ट ऑफ आयंस। समझते हैं ये आयंस से कैसे बना होता है। हम एक आयनिक कंपाउंड लेते हैं, जिसका आयनिक कंपाउंड ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है क्योंकि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज हुआ होगा और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आया होगा, जिसके कारण ये दोनों आपस में जुड़े होंगे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बनाया, जिस बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड किससे बना होता है, आयंस से बना होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं, इट्स फिजिकल नेचर इज सॉलिड। इनका फिजिकल नेचर कैसा होता है, सॉलिड होता है। फिर से एग्जांपल लेते हैं हम सोडियम क्लोराइड का ही। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है या आयनिक बॉन्ड के द्वारा बना हुआ है। तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज हुआ होगा और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज हुआ होगा, जिसके कारण ये दोनों एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं, और वो फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। इन दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण ये दोनों क्लोजली पैक्ड होता है। क्या होता है, क्लोजली पैक आइटम बना पाता, कंपाउंड बना पाता है। बहुत इसके आइटम जो होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, जिसके कारण ये कैसा शेप ले पाता है, सॉलिड ले पाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि दे आर सॉल्यूबल इन वाटर बट इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सॉल्यूबल होता है पानी में, आयनिक कंपाउंड जो है वो पानी में क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। तो NaCl हमारे देश का नमक, टाटा नमक यानी नमक है। सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक है। तो नमक को हम लोग पानी में घोल सकते हैं, नमक को क्या करते हैं, वाटर में घोला जा सकता है। जबकि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इस सब में यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में उनको हम लोग नहीं घोल सकते। क्यों, क्योंकि वाटर जो है वो पोलर होता है। वाटर क्या होता है, पोलर होता है। वाटर इज अ पोलर। वाटर के पास चार्ज पार्टिकल होते हैं। वाटर के पास क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। इसके कंपाउंड को देखें तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनाता है। वाटर कैसे बना रहता है, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, वैसे तो यहाँ दोनों शेयरिंग के मदद से बना हुआ है, फिर भी इनके ऊपर चार्ज पार्टिकल आ पाता है। ये एक पोलर कंपाउंड है। पानी क्या है, एक पोलर कंपाउंड है। इनके बीच चार्ज डेवलप हो जाता है। आप हायर क्लास में जाएंगे तो इस बात को समझ पाएंगे कि ये कैसे पोलर कंपाउंड है। तो फिलहाल के लिए अभी मान लीजिए कि पानी क्या है, एक पोलर कंपाउंड है जो अपने अंदर क्या कर पाता है, चार्ज डेवलप कर पाता है। ठीक है,
तो पानी पोलर होने के कारण क्या कर देता है, आयनिक कंपाउंड को अपने में सॉल्यूबल करवा पाता यानी घुला पाता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, इस सब में क्या करता, नहीं घुला पाता है। चौथा है कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो है होता है। दूसरा प्रॉपर्टी देखे थे कि इसका नेचर जो है सॉलिड होता है। तो आप ही बताइए कि जो सॉलिड होंगे उनको मेल्ट करना या बॉयल करना कितना कठिन होगा। क्यों? क्योंकि उसको बॉयल करने के लिए या मेल्ट करने के लिए उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक नहीं होगा, ना तो वो मेल्ट कर पाएगा ना ही बॉयल कर पाएगा। तब कर पाएगा जब उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम क्या कर दिए, कम कर दिए। ठीक है। फिफ्थ है कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। सॉलिड स्टेट में जब वो सॉलिड रहेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब उसको पानी में डाल देंगे यानी उनका एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। क्यों? उसमें भी रीजन यही है कि पानी पोलर होने के कारण, पानी पोलर कंपाउंड होने के कारण वो किसी भी आयनिक कंपाउंड को अपने में घोल लेगा। घोलने के कारण आयनिक कंपाउंड के जो पार्टिकल हैं जैसे सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये आपस में ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के कारण ये फ्री टू मूव कर पाएगा, यानी आसानी से मूव कर देगा, और आसानी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी। ठीक है। तो ये था हमारा आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज। एलॉयज समझते हैं कि एलॉयज क्या होता है, किसको कहते हैं एलॉय। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर metals or metals and non-metals। चलिए समझते हैं। कह रहा है कि इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे एलॉय को देखें जो बना होगा दो या दो से अधिक मेटल का, यानी दो या दो से अधिक मेटल का भी बना रह सकता है, या एक मेटल और साथ में कुछ नॉन मेटल से मिलकर बना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं स्टील का। हम अपने लाइफ में स्टील का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखिए स्टील जो बना होता है वो आयरन और कार्बन से मिलकर बना रहता है। तो आयरन एक मेटल हो गया, उनके साथ एक नॉन मेटल आ गया कार्बन, तो आयरन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है कौन, स्टील। स्टील का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे रेलवे लाइंस बनाने में। दूसरा इसका इस्तेमाल है कंस्ट्रक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग अपने घर बनाने में स्टील्स का इस्तेमाल करते हैं। या एक एग्जांपल और देख सकते हैं इनका यूज़ के लिए कि आप ब्रिज, जो भी लोहे के पुल्स देखे होंगे वो किसका बना रहता है, स्टील का बना रहता है। या तो आप रेलवे लाइन में इसका इस्तेमाल करते हो, कंस्ट्रक्शन में करते हो और ब्रिज में करते हो। और एक एग्जांपल और देखिए, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये मान लीजिए पहला स्टेनलेस स्टील। इसको समझते हैं कि स्टेनलेस स्टील क्या होता है। स्टील है तो ऑब्वियसली उसमें आयरन हुआ होगा, कार्बन हुआ होगा, और इसके साथ साथ यदि क्रोमियम और निकेल मिला देते हैं, क्या क्या मिला देते हैं, क्रोमियम और निकेल मिला देते हैं, तो ये बन जाता हमारा स्टेनलेस स्टील। जब नॉर्मल स्टील में क्रोमियम और निकेल को मिलाते हैं तो बन जाता है स्टेनलेस स्टील। ये जंग विरोधी होता है, इसमें जंग नहीं लगेगा, यानी ये रस्ट नहीं करेगा कभी। स्टेनलेस स्टील क्या करता, कभी जंग नहीं लगता है।
तो इसका इस्तेमाल हम लोग करने लगते हैं टूल्स बनाने लगते हैं। टूल्स जानते हैं किसको कहते हैं? औजार्स। रिंच हो गया, कोई भी रिंच किसी चीज़ को खोलने के लिए बनाते हैं तो टूल्स वो हो गया। आप कई सारे टूल्स देख सकते हैं हार्डवेयर्स की दुकान में, जितनी भी टूल्स रखी जाती है वो सारा का सारा किस चीज़ का बना रहता है? स्टेनलेस स्टील का। हम अपने घर में ढेर सारे स्टील के सामान का इस्तेमाल भी करते हैं। और इसका इस्तेमाल एक और देख सकते हो कुकिंग अंटिल्स बनाने में। कुकिंग अंटिल्स बनाने में थाली हो गया, ग्लास हो गया, चम्मच हो गया, इस सब को बनाने में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल देखें इनका, तो थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इनमें ब्रास का। ब्रास जानते ब्रास किसको कहते हैं? समझते हैं ब्रास को। ब्रास कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। ब्रास किस से मिलकर? ब्रास एक एलॉय है जो बना होता है कॉपर और जिंक से। ब्रास किस से बना होगा? कॉपर और जिंक से। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका जो यूज होता है वो यूज कई पर्पस के लिए करते हैं। पहला इस्तेमाल इसका हम लोग करते हैं कि वही कुकिंग अंटिल्स बनाने में, जैसे लोटा हो गया, गिलास हो गया, और कोई भी सामग्री जिससे बना होता है, ब्रास से ही मिलकर बना होता है। नट और बोल्ट बनाने में किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है? नट और बोल्ट बनाने में। नट और बोल्ट, जितने भी नट्स या बोल्ट होगी वो सारा का सारा किससे बना होगा? ये ब्रास से मिलकर बना रहता है, नट और बोल्ट। मेनली इसका जो मैक्सिमम इस्तेमाल होता है वो नट और बोल्ट बनाने में ही किया जाता है। ब्रास का मैक्सिमम इस्तेमाल नट और बोल्ट बनाने में ही किया जाता है। चौथा देखते हैं हम लोग गोल्ड की। चौथा किसको देख रहे हैं? गोल्ड को। आपको पता होगा कि गोल्ड की जो प्योरिटी है, शुद्धता है, वो 24 कैरेट की होती है। कितने कैरेट की होती है? 24 कैरेट के। शुद्ध सोना किसको कहा जाता है? जो 24 कैरेट का हो। लेकिन 24 कैरेट के सोने का हम लोग जेवर के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी जेवरात नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि 24 कैरेट का गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। 24 कैरेट का गोल्ड क्या होगा? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने के कारण इनका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। तो फिर हम लोग गोल्ड पहनते कैसे हैं? तो उसको क्या कर देते हैं, उनकी एक एलॉयज बना लेते हैं, यानी 22 कैरेट गोल्ड को रखते हैं। 22 कैरेट किसको रखेंगे? गोल्ड को रखेंगे। और साथ में 2 कैरेट जो है, 2 कैरेट में से कुछ सिल्वर को रख लेते हैं, यानी कुछ आप सिल्वर लगा दीजिए उसमें, या कुछ क्या कर दीजिए, कॉपर लगा दीजिए। सिल्वर या कॉपर, 2 कैरेट जो बचा हुआ है उसमें आप कॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिल्वर का कर सकते हैं, या दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 22 कैरेट जो होगा वो गोल्ड ही होगा, और 2 कैरेट बचा हुआ सिल्वर हो सकता है या कॉपर हो सकता है। तब मिला के जो गोल्ड बनती है, यानी गोल्ड का जो एलॉय बनता है, उसको हम लोग जेवर्स में इस्तेमाल कर जाते हैं। तब इस गोल्ड का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में करते हैं। ठीक है, किस चीज़ में करते हैं? तो ज्वेलरी बनाने में इसका इस्तेमाल फिर हम लोग करने लगते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग अमलगम का। अमलगम क्या होता है? अमलगम भी एक एलॉय ही है। तो अमलगम एलॉय में एक फिक्स मेटल रहता है जिसका नाम है मरकरी। जब भी मरकरी के साथ किसी और भी मेटल को मिक्स करा जाएगा, एक फिक्स रहेगा मरकरी, इसके साथ साथ आप यदि मिक्स कर देते हो सोडियम को, तब जो बनेगा उसको कहेंगे हम सोडियम अमलगम। तब जो एलॉय बनेगा उसको क्या कहेंगे? सोडियम अमलगम कहेंगे। यदि आप मरकरी के साथ जिंक को जोड़ देते हो, किसको जोड़ दिए? जिंक को, तब उसका नाम हो जाता है जिंक अमलगम। क्या नाम हो जाएगा? जिंक अमलगम। अब अगर यदि सोडियम के साथ सिल्वर को मिला देते हो, किसको मिला देते हो? सिल्वर को मिला देते हो, तब बन जाएगा सिल्वर अमलगम। सिल्वर अमलगम क्या बन जाएगा? सिल्वर अमलगम। ठीक है, तो ये जरूरी हो गया कि आप मरकरी के साथ सोडियम को मिलाओ, जिंक को मिलाओ या सिल्वर को मिलाओ, इसका हम लोग क्या करते हैं? नाम देते हैं अमलगम। तो अमलगम किसी भी चीज़ का हो, चाहे जिंक का हो, सोडियम का हो, सिल्वर का हो, तो उसमें एक मेटल रहना ज़रूरी है। वो कौन है?
मरकरी। तो जब भी किसी भी एलॉय को हम बनाने के लिए मरकरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका नाम क्या देंगे, अमलगम। यानी सिल्वर अमलगम, जिंक अमलगम और एल्यूमिनियम अमलगम। इसमें जो सिल्वर अमलगम है, सिल्वर अमलगम, इसका इस्तेमाल हम लोग अपने दांत को फिल करवाने में करते हैं। फिल्ड टीथ यानी दांत को भरवाने। मान लीजिए किसी का दांत उखड़ गया है या दांत में ढेर सारा छेद हो गया है, तो उसको भरवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर अमलगम का इस्तेमाल करते हैं। लोग कहता है कि हम अपने मुंह में ना चांदी का दांत लगाएं। वो चांदी का दांत नहीं रहता है, वो किसका रहता है, सिल्वर अमलगम का रहता है। हम लोग प्योर सिल्वर को अपने मुंह में एज अ मेटल नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या कर लेते हैं, सिल्वर अमलगम का इस्तेमाल करते हैं। तो सिल्वर के साथ साथ उसमें मरकरी भी रहता है, तब जाके उसका इस्तेमाल हम लोग अपने दांत को भरवाने में करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलॉय। एलॉय का क्या प्रॉपर्टीज है, इनको देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि दे आर स्ट्रॉन्गर देन द मेटल्स फ्रॉम विच दे आर मेड। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू उस मेटल से जिससे वो बना हुआ है, जिस भी मेटल से वो बना गया होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल की बात कर लें स्टील की, तो स्टील आयरन से मिलकर बना है, आयरन से मिलकर स्टील बना है, तो आयरन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आयरन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू आयरन। आयरन से बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ठीक है। दे आर हार्डर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, और ये हार्ड भी होता है। मेटल जितना हार्ड होगा, स्ट्रॉन्ग की तो बात हो गई, हार्डनेस की भी बात हो जाए। मेटल यानी आयरन जितना हार्ड होगा उससे कई गुना ज़्यादा हार्ड स्टील होगा, जिसका इस्तेमाल हम लोग ये ब्रिज बनाने में करते हैं और कंस्ट्रक्शन में करते हैं, या रेलवे लाइंस बिछाने में करते हैं, रेलवे लाइंस बनाने में करते हैं। तो आयरन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि आयरन स्ट्रॉन्गर और हार्डर उतना नहीं होता है जितना कि उससे बनने वाले स्टील एक एलॉय है जिसका इस्तेमाल हम लोग करने लगते हैं। तो स्टील बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और स्टील बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। फिर दे हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस भी मेटल से वो मिलकर बना हुआ ना, उस मेटल की हो सकता है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जब उनका एलॉय बना लेते हैं, जब उस मेटल से क्या कर लेते हैं, कोई भी एलॉय बना लेते हैं, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है, यानी लो हो जाता है। फोर्थ है कि दे हैव बैड कंडक्टर देन प्योर मेटल। इसकी कंडक्टिविटी भी, यानी मेटल की प्रॉपर्टीज होती है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, यानी गुड कंडक्टर होता है। तो ये ना बैड कंडक्टर होता है, जब उसका हम एलॉय बना देते हैं तो उसका बैड कंडक्टर, वो बैड कंडक्टर होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग क्रोमियम का आप इस्तेमाल देखे होंगे कि हम लोग कॉइल्स में इस्तेमाल करते हैं। यानी मेटल एक अच्छा कंडक्टर होते हुए, मेटल जो है वो अच्छा कंडक्टर है, लेकिन उसी से बना हुआ एलॉय, उसी मेटल से बना हुआ एलॉय क्या हो जाता है, बैड कंडक्टर हो जाता है। और फिफ्थ है कि दे हैव मोर रेसिस्टेंट टू करोजन। करोजन एक सरफेस फेनोमिया है, जैसे कि आयरन पर जो करोजिंग होता है उसको क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। इसी तरह कॉपर पर लगेगा तो उसको भी नाम देंगे, सिल्वर पर लगेगा उनको भी नाम देंगे, एल्यूमिनियम पर लगेगा उनको भी नाम देंगे। तो सबको इकट्ठा यदि नाम दे तो हम करोजन कहने लगेंगे। अलग अलग मेटल अलग अलग तरह से अपना नाम लेता है एज कम्पेयर टू प्रॉपर्टीज। जैसे आयरन को कहा जाता है कि आयरन पर जब भी जंग लगता है, करोजन होता है, तो उसको हम लोग रस्टिंग कहते हैं। तो जब आयरन से स्टील बना दिया गया तो स्टील में ना करोजन की प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई, मतलब अब वो करोज नहीं करेगा, यानी उसमें रस्ट नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा, वो रेसिस्टेंट हो गया। कई बार ये भी कहा जाता है कि इसकी क्षमता बढ़ जाती है। यदि आयरन का हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, आयरन को किसी ब्रिज में लगाते हैं, तो मान लीजिए आयरन यदि 50 साल तक ब्रिज को अच्छे रखता, मतलब चलने योग्य रखता, तो स्टील उसकी 2 गुना 3 गुना कैपेसिटी बढ़ा देता है, ठीक है।